हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बिल्कुल नए फ्रेश चैप्टर के साथ मिल रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा जिससे कम से कम 2 क्वेश्चंस तो जेईई या नीट में पूछे आते हैं बेटा। ठीक है, जिसका नाम है समावयवता, आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब जो ये चैप्टर है ना बेटा, इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस की वैरायटी बन सकती है वो डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी बन सकती है। हर प्रकार के तरीके के सवाल इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, मतलब एक ऑप्शन वाला करेक्ट हो, या एक से ज़्यादा वाले ऑप्शन वाले करेक्ट हो, मोर देन 1 वाला हो, चाहे मैच द कॉलम वाला सवाल ले लो आप, चाहे आप इंटीजर वाला सवाल ले लो, कोई से भी तरह का सवाल इससे बन सकता है। इस पूरे समावयवता में 4 तरह के टॉपिक होते हैं। ठीक है, एक संरचनात्मक, एक त्रिविम समावयवता, एक जीआई, प्रकाशीय समावयवता और संरूपण, मतलब 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, तो 4 तरीके के टॉपिक है, 4 में से किसी भी 2 टॉपिक में से सवाल हमेशा आते हैं। वो डायरेक्टली भी आ सकते हैं बेटा, इनडायरेक्टली भी आ सकते हैं। हो सकता है इसी चैप्टर से सीधे उठ के डायरेक्टली आ जाए या किसी और चैप्टर के साथ कंबाइन होकर आ जाए। ठीक है, तो ये चैप्टर अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपने को ये चैप्टर नहीं आया तो फिर आगे फिर से दिक्कत आ सकती है। दिक्कत इस बात की आएगी बेटा कि मान लो आप कोई अभिक्रिया पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, आगे चल के रिएक्शंस पढ़ाऊँगा, उस रिएक्शन में अगर आपसे समावयवी पूछ लिए या इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को मिक्स करके पूछ लिया तो आपको वो तो आता है लेकिन ये नहीं आता, तो दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। बात समझ में आती है। पिछली क्लास में बेटा अपन ने IUPAC पूरा ख़त्म कर लिया था और मैंने आपको बोला था कि आपसे मेरे को एक ही चीज़ की उम्मीद है कि आप प्लीज़ द्विबंध तुल्यांक का रिवीजन करके आओ। तो अगर आप द्विबंध तुल्यांक का रिवीजन करके नहीं बैठे हो तो पहले वो वाला लेक्चर देखो आप, फिर उसके बाद इस लेक्चर को देखना, क्योंकि द्विबंध तुल्यांक जो है, असंतृप्तता की कोटि जो है, DU जो है, वो हमारे लिए इस चैप्टर में भयंकर रूप से इस्तेमाल होने वाला है। बात समझ में आती है बेटा? तो आओ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। समावयवता चैप्टर, हेडिंग लगाएंगे सभी लोग बढ़िया से, समावयवता। समावयवता को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लॉजिकल चैप्टर है, कहीं याद करने वाली सिचुएशन नहीं है, सारा का सारा लॉजिकली सॉल्व होगा। बिल्कुल याद करने वाली बात नहीं, जैसे अपन ने सामान्य नाम और व्युत्पन्न नामकरण में याद करने की कोशिश करी थी, वैसा कुछ भी नहीं है इसमें। IUPAC में भी बिल्कुल लॉजिकल बातें थी, सामान्य नाम में जाके हमें चीज़ें याद करनी पड़ी थी, इसमें भी बिल्कुल लॉजिकल बातें होंगी। यहाँ पर बेटा ये जो आइसो है और ये जो मर्स है, आइसो और मर्स का अलग अलग मीनिंग होता है। आइसो का मतलब क्या होता है बेटा? सेम। और मर्स का मीनिंग क्या होता है? यूनिट। ठीक है, सेम का मतलब समान, यूनिट का मतलब इकाई। चाहो तो आप हिंदी में भी लिख लो, सेम का मतलब क्या होता है बेटा? समान। यूनिट का मतलब क्या है? इकाई। तो इसमें परिभाषा निकालने की कोशिश करते हैं बेटा, इसी शब्द से समान और इकाई से मिलकर हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा निकालने की कोशिश करेंगे। एक ही लाइन की परिभाषा बता रहा हूँ, लंबी चौड़ी भी बता सकता था, लेकिन मैं एक लाइन में उस परिभाषा को खत्म कर दूंगा। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। परिभाषा क्या है, पहले ध्यान से सुनना, फिर मैं लिख दूंगा। 2 भिन्न यौगिक, पहले मैंने क्या बोला? भिन्न यौगिक है, अलग अलग यौगिक है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक भिन्न यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है उन्हें समावयवी कहते हैं। खत्म, इतनी सी बात है। 2 या 2 से अधिक भिन्न यौगिक, एक नहीं है, 2 या 2 से अधिक भिन्न यौगिक है जिनका क्या समान है बेटा? अणुसूत्र। सारा फोकस किस पे है? अपना अणुसूत्र पे है। जिनका अणुसूत्र समान होता है उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? समावयवी बोलते हैं। तो अपन सबसे पहले परिभाषा ही नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इस परिभाषा को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। परिभाषा क्या है बेटा अपने लिए? ध्यान से, 2 या 2 से अधिक भिन्न यौगिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बात, जरा सी परिभाषा है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 2 या 2 से अधिक भिन्न यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है उन्हें समावयवी कहते हैं। समावयवी को बेटा आइसोमर्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, समावयवी का मतलब क्या है? आइसोमर। सबसे पहली चीज तो क्या है बेटा? 2 या 2 से अधिक भिन्न यौगिक की बात करिए, अलग अलग होंगे यौगिक, और क्या चीज सेम होगी बेटा? अणुसूत्र समान होगा। ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, एक तो भिन्न यौगिक वाली बात और एक अणुसूत्र वाले समान वाली बात। जैसे अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक ही एग्जाम्पल से इसको चित्त करने की कोशिश करेंगे बेटा। C2H6O,
ठीक है, ये एक अणुसूत्र लिखा हुआ है। अब इससे मैं दो यौगिक बनाने जा रहा हूं और वो दोनों यौगिक कैसे दिखेंगे बेटा, भिन्न दिखेंगे। और भिन्न कैसे होंगे, या तो उनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न होंगे या फिर उनके भौतिकी गुणधर्म भिन्न होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं C2H6O से बनाना चाहूँ तो एक मैंने बनाया CH3CH2OH और एक मैंने बनाया आपके लिए CH3OCH3। जब बेटा मैंने आपको समझाती श्रेणी पढ़ाया था तो समझाती श्रेणी में मैंने आपको क्या बोला था कि क्रियात्मक समूह कैसे होने चाहिए, क्रियात्मक समूह समान होने चाहिए। यहाँ पे ये जो है अल्कोहल क्रियात्मक समूह है, यहाँ पर ईथर क्रियात्मक समूह है। और अब तो अपन इतना कुछ सीख चुके हैं बेटा कि हमें पता है कि अल्कोहल और ईथर जो है वो भिन्न क्रियात्मक समूह है। लेकिन यहाँ पर आप इसको देखोगे तो इसका जो अणुसूत्र निकल के आ रहा है, इसमें 2 कार्बन है C2, 3 2 5 एक 6 हाइड्रोजन है H6 और एक ऑक्सीजन है। ये C2H6O को रिप्रेजेंट कर रहा है अल्कोहल। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ 2 कार्बन है बेटा, 6 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो ये भी C2H6O को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन है कैसे बेटा, दोनों के दोनों कैसे हैं, हमारे भिन्न यौगिक हैं और भिन्न यौगिक होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, समावयवी हैं। अब कौन से समावयवी हैं वो बात अलग है। अभी तो अपन को इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए बेटा कि अल्कोहल है, ये ईथर है, ये दोनों अलग अलग क्रियात्मक समूह है, लेकिन दोनों का अणुसूत्र कैसा आ रहा है बेटा, समान आ रहा है। इसलिए दो भिन्न यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है उनको क्या बोलते हैं बेटा, समावयवी बोलते हैं। इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए अपने को। और मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ रही होगी, यही चीज़ मैंने ऊपर लिखी है, उसका एग्जाम्पल नीचे लिखा है। बात समझ में आती है आपको। अब ये तो हुई समावयवता की परिभाषा, समावयवता का एग्जाम्पल कि होता क्या है समावयवी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि समावयवता की विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने पड़ेंगे समावयवी के लिए, कैसे कैसे हम समावयवी के आगे डील करने वाले हैं। ठीक है ना, तो वो वाली बात कर लेते हैं अपन। कौन कौन से पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट स्टेटमेंट बन के आ सकते हैं, असर्शन रीजन वाले सवाल में आ सकते हैं, या फिर अपन मल्टीपल करेक्ट वाले, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं, उसमें किस तरह से सवाल को पूछा जा सकता है, उसकी बात करते हैं अपन। बहुत इंपॉर्टेंट, वापस से क्या लिखेंगे बेटा, जहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे समावयवता की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या पॉइंट्स अपने को याद रखने पड़ेंगे। याद मतलब याद तो कुछ नहीं रखना, सारा का सारा लॉजिकल है बेटा, लॉजिकली समझाऊंगा बिल्कुल। समावयवता की विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहली चीज जो भी अपन देख के आए हैं, समावयवी के लिए क्या समान होना चाहिए बेटा, अणुसूत्र समान होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनका। अब इनका से मेरा मतलब क्या होगा, हमेशा समावयवता थोड़ा लंबा है लिखने में, तो मैं इनका मतलब समावयवी है ना। इनका क्या सेम होता है बेटा, इनका अणुसूत्र समान होता है। पहली बात तो समावयवियों को क्या समान होता है बेटा, अणुसूत्र समान होता है। पहली बात अपन ने लिख ली, अणुसूत्र समान है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर अणुसूत्र समान है तो अणुभार भी क्या होगा, समान होगा, क्योंकि अणुसूत्र तो एक ही है, उसी में कार्बन, उसी में हाइड्रोजन, उसी में ऑक्सीजन आ रहे हैं। तो अगर उन सबका मैं मॉलिक्यूलर वेट यानी कि अणुभार निकालने की कोशिश करूंगा तो कैसा आएगा बेटा, सेम ही आएगा। तो दूसरी बात अगर मैं लिखना चाहूँ तो इनका अणुभार भी समान है, क्योंकि अणुसूत्र समान है तो अणुभार भी कैसा होगा, अणुभार भी समान होता है। इनका अणुभार भी समान होता है। बात समझ में आती है। तीसरी बात, अगर मैं DU की बात करूं, द्विबंध तुल्यांक की बात करूं, तो द्विबंध तुल्यांक कैसा होगा बेटा, समान होगा, क्योंकि द्विबंध तुल्यांक किसके लिए निकालते थे अपन, अणुसूत्र के लिए निकालते थे। याद करो आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया था C+1 - H+X - N/2। याद नहीं है तो वापस जाके पढ़ लेना उस चीज़ को। DU बराबर C+1 - H+X - N/2। तो वो किसके लिए लगता था, किसी अणुसूत्र के लिए लगता था। और यहाँ पे अणुसूत्र तो क्या है बेटा, समान है। तो जितने भी समावयवी लिखूंगा उस अणुसूत्र से डिफरेंट संरचनाएं लिखूंगा, भिन्न भिन्न संरचनाएं लिखूंगा, उन सबके लिए कैसा आएगा बेटा, DU समान आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इनका DU भी समान होता है। अब देखो DU समान होता है तो यहीं से सारी की सारी चीज़ें अपने लिए निकल जाएगी। सबसे पहले तो अपन क्या निकालना चाहेंगे, DU निकालना चाहेंगे, उसके माध्यम से अपन सवालों को सॉल्व करना चाहेंगे। DU हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समावयवता वाले चैप्टर में, ये चीज़ ध्यान रखना आप। इससे ऐसा नहीं है कि बिना DU के भी सवाल हो जाते हैं, लेकिन DU से हमारे लिए सवाल आसान हो जाता है। इतनी सी बात है, जो चीज़ अपने को आती है यार उससे अगर अपना सवाल आसान हो रहा है तो क्या दिक्कत है। बात समझ रहे हो आप। तो इनका DU भी कैसा होता है, समान होता है। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी बेटा, मूल अनुपाती सूत्र, यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला। नहीं भी पढ़ा हो तो मैं भी आपको सिखा दूंगा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला यानी कि मूल अनुपाती सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो इनका मूल अनुपाती सूत्र भी समान होता है।
अब मूल अनुपाती सूत्र क्या होता है बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? ऐसा सूत्र जो कि सिंपलेस्ट रेशियो में लिखा जा रहा है, ठीक है। एक होता है हमारा अणुसूत्र, अणुसूत्र को मैं ऐसे नंबर से डिवाइड करूं जिससे डिवाइड करने के बाद वो यौगिक फर्दर किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो पा रहा हो, मतलब उसमें जो परमाणुओं की संख्या आ रही हो उसको मैं फिर से कम नहीं कर सकता हूं। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं, अगर मैंने यहाँ पर लिखा एफ मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यहाँ पे लिखा मैंने EF मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला, अणुसूत्र और मूल अनुपाती सूत्र। अगर मैंने यहाँ पे पहला एग्जांपल आपके लिए लिया C6H6, तो C6H6 हमारे लिए क्या है बेटा, अणुसूत्र है। और अगर मेरे को इसका मूल अनुपाती सूत्र लिखना है तो मैं इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखूंगा, बिल्कुल सिंपल, हम इसको अनुपात में लिख लेंगे। सिंपल अनुपात क्या आ जाएगा, इसका एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, 6 से डिवाइड कर दूंगा सीधे सीधे, ये इसका मूल अनुपाती सूत्र आ गया। अगर मैंने लिखा C6H12O6 तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, CH2O, 6 से डिवाइड कर दूंगा, इससे ज़्यादा मैं डिवाइड नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा डिवाइड होगा भी नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे C3H4, तो C3H4 को क्या मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूं, भाग दे सकता हूं किसी भी नंबर से? मैं किसी भी नंबर से इसका भाग नहीं दे सकता, तो इसका जो अणुसूत्र है वही इसका मूल अनुपाती सूत्र है। बात समझ में आ रही है? अगर भाग दे पाऊंगा, अगर उसको सिंपल रेशियो में लिख पाऊंगा, सिंपल अनुपात में लिख पाऊंगा तो लिख दूंगा, नहीं लिख पाऊंगा तो जो मूल अनुपाती सूत्र है वो अणुसूत्र जैसा ही हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इनका मूल अनुपाती सूत्र भी कैसा होता है, समान, क्योंकि अणुसूत्र समान है तो मूल अनुपाती सूत्र तो समान ही होगा यार। बात समझ में आ रही? अगर मूल अनुपाती सूत्र समान है तो मूल अनुपाती भार भी कैसा होगा, समान होगा। तो अगला पॉइंट जो हमारे लिए बेटा, अगला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, आपने इसको नोट डाउन कर ही लिया होगा, आप पोज करके नोट डाउन कर लिया करो बेटा। मैं फिर से आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है आपको। वीडियो में ये फ़ायदा बेटा कि आप पोज करके भी नोट डाउन कर सकते हो आराम से, है ना। आराम से पोज करा करो, बढ़िया राइटिंग में अपने कॉपी में नोट कर लिया करो। पांचवा पॉइंट अपन के लिए क्या है बेटा, अभी बता दिया मैंने, इनका मूल अनुपाती भार भी समान होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि मूल अनुपाती सूत्र भी समान है। मूल अनुपाती सूत्र और मूल अनुपाती भार किससे आएगा, मूल अनुपाती सूत्र से तो आएगा। जब वो सूत्र ही समान है तो भार भी समान आएगा। सिंपल है कि नहीं? फिर अपन छठी बात करें, छठी बात क्या कर सकते हैं अपन इसमें, इनका जो वाष्प घनत्व है ना बेटा, वाष्प घनत्व, समावयवियों का वाष्प घनत्व जो है, वाष्प घनत्व भी कैसा होता है बेटा, समान होता है। क्यों होता है अभी बता देते हैं आपको। इनका वाष्प घनत्व यानी कि वेपर डेंसिटी भी समान होती है। वेपर डेंसिटी क्यों समान होती है बेटा, इनका वाष्प घनत्व क्यों समान होती है? इनका वाष्प घनत्व इसलिए समान होता है क्योंकि वाष्प घनत्व और अणुसूत्र में रिलेशन है, वाष्प घनत्व अनुभार में रिलेशन है। वाष्प घनत्व हमारा जो होता है, अगर मैं 2 से गुणा करूं वाष्प घनत्व को, वो किसके बराबर आता है बेटा, अनुभार के बराबर आता है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आता है। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, और आपको याद होना चाहिए कि 2 इंटू वाष्प घनत्व किसके बराबर होता है बेटा, अनुभार के बराबर होता है। 2 इंटू वेपर डेंसिटी किसके बराबर होती है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होती है। अगर मेरा अनुभार समान है तो उसको 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो भी तो समान ही रहने वाला है भाई, कोई बदल तो ना जाएगा। मैं इसको 4 से कर दूं, 10 से कर दूं, 15 से कर दूं, 20 से कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? जब अनुभार ही समान है तो उसको किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो वो चीज़ भी कैसी आ जाएगी, समान आ जाएगी। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करना है तो वाष्प घनत्व कैसा आ जाएगा, समावयवी के लिए समान आ जाएगा। सर यार सब कुछ तो सेम हो गया, अणुसूत्र समान होता है इनका, ठीक है। आपने अनुभार बोल दिया, मूल अनुपाती सूत्र बोल दिया, मूल अनुपाती भार बोल दिया, वाष्प घनत्व समान हो गया, तो भिन्न क्या है, कैसे अलग है ये यौगिक? 2 या 2 से अधिक भिन्न यौगिक बोला है आपने, भिन्न करके तो बताओ। तो भिन्न करने के लिए बेटा हमारे पास एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है, कम से कम एक भौतिकी या रासायनिक गुण। मैं कह रहा हूँ कोई भी एक, या तो भौतिकी हो जाए या रासायनिक हो जाए, दोनों हो जाए तो बल्ले बल्ले, 2-3 चीज़ें अलग अलग हो जाए तो और बल्ले बल्ले, नियो है तो कम से कम एक भौतिकी या रासायनिक गुणधर्म कैसा होना चाहिए बेटा, अलग होना चाहिए, तभी उन यौगिकों को समावयवी बोलूँगा, अदरवाइज नहीं बोलूँगा। बात समझ में आ रही है? तो कम से कम, बिल्कुल अपन देशी भाषा में लिख रहे बेटा, कम से कम एक भौतिकी या रासायनिक गुणधर्म
भिन्न होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? कम से कम एक भौतिकी या रासायनिक गुणधर्म कैसा होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए। ये किसकी विशेषता है बेटा? समावयवता की विशेषता है। समावयवता के अंदर अपन डिस्कशन करते जा रहे हैं, समावयवता के भीतर अपन घुसते जा रहे हैं, चीज़ों को समझते आ रहे हैं। अभी तक अपने को इतनी चीज़ पता चल गई कि भैया कोई ऐसे आइटम्स हैं जिनका अणुसूत्र समान होगा लेकिन वो डिफरेंट होंगे। क्यों डिफरेंट होंगे, भिन्न क्यों होंगे? क्योंकि उनमें कम से कम एक भौतिकी या रासायनिक गुणधर्म भिन्न आ रहा होगा। बाकी की बातें तो हम खुद ही पता कर लेंगे, क्योंकि बाकी की बातें तो सब अणुसूत्र से ही रिलेटेड है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये कुछ मैंने आपको समावयवता की विशेषताएं बताई। अब मैं आपको क्या बताऊंगा? नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा समावयवता का वर्गीकरण। क्या क्या पढ़ना है अपन को समावयवता के अंदर, कितने प्रकार में समावयवता को बांटा गया है, कैसे कैसे हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे, कैसे कैसे हम उसको पढ़ेंगे, वो सब चीज़ें मैं अगले अभी ले रहा हूँ मैं, है ना। पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कर लो, लिख लिया होगा आप लोगों ने बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो पढ़ने जा रहे हैं समावयवता का वर्गीकरण, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से पूरे चैप्टर्स चालू होंगे अपने, ठीक है। कैसे मैंने इसको डिवाइड कर रखा है पूरे समावयवता को, कैसे हम लोग पूरा समावयवता डिस्कस करने वाले हैं, एक एक पॉइंट, वो इस चार्ट से समझ में आ जाएगा अपन को। तो चार्ट बनाने के लिए अपन बिल्कुल बीच में समावयवता लिखते हैं, ठीक है। समावयवता को मेनली दो भागों में डिवाइड किया हुआ है बेटा। वो दो भाग कौन से हैं? एक तो हमारा है बेटा संरचनात्मक समावयवता। एक एक की परिभाषा बताऊंगा आपको मैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। संरचनात्मक समावयवता। दूसरा है हमारा बेटा त्रिविम समावयवता। ठीक है। अब ये जो संरचनात्मक समावयवता है ना बेटा अपना, ये संरचनात्मक समावयवता अपने कई भागों में डिवाइड हो रखा है। वो कई भाग कौन कौन से हैं बेटा? अगर मैं बात करूं आपसे, तो सबसे पहली बात करूं, सबसे पहला अपने को पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता। दूसरा है अपना स्थिति समावयवता। तीसरा अपना जो होगा बेटा वो क्या होगा? क्रियात्मक समूह समावयवता। चौथा अपना बेटा वलय श्रृंखला समावयवता। पांचवा अपना बेटा मध्यावयवता। और 6 नंबर पे जो अपने को पढ़ना है बेटा वो है चलावयवता। तो ये जो संरचनात्मक समावयवता है, इसमें अपने को श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक समूह, वलय श्रृंखला, मध्यावयवता और चलावयवता पढ़ना है बेटा। इसको मैं आपको इंग्लिश में लिख के भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में इस्तेमाल करूंगा शॉर्ट में। इसको बोलते हैं बेटा चेन आइसोमेरिज्म, जिसको अपन शॉर्ट में क्या लिखेंगे बेटा? CI। इसको बोलते हैं बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसको अपन शॉर्ट में क्या लिखेंगे बेटा? PI। फिर इसको क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, या फंक्शनल आइसोमेरिज्म लिख दो आप, तो ग्रुप हटा दो। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जिसको अपन FI बोलेंगे शॉर्ट में। वलय श्रृंखला को बोलते हैं बेटा रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर। हमें इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी भी पता होनी चाहिए, जिससे हम जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो जल्दी से शॉर्ट में लिख के निकल लेंगे, ठीक है। मध्यावयवता को क्या बोलते हैं बेटा? मेटामेरिज्म। और चलावयवता को क्या बोलते हैं बेटा? टोटोमेरिज्म। एक बार तो लिखे कम से कम इंग्लिश में, हर बार नहीं लिखेंगे। एक बार यहाँ पे लिख लिया, अब हर बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। श्रृंखला को चेन बोलते हैं, स्थिति को पोजीशन, क्रियात्मक समूह को फंक्शनल, वलय श्रृंखला को रिंग चेन, मध्यावयवता को मेटामेरिज्म और चलावयवता को टोटोमेरिज्म बोलते हैं। इनको शॉर्ट में CI, PI, FI, RCI इनसे डिनोट करते हैं बेटा। ये पूरा का पूरा समावयवता संरचनात्मक समावयवता हमारे लिए। संरचनात्मक समावयवता मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक बार के लिए तो अपन इंग्लिश में लिखेंगे, आगे से हिंदी में ही लिखेंगे, टेंशन मत लो।
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फिर अगर मैं त्रिविम समानता की बात करूं बेटा, तो त्रिविम समानता हमारे लिए क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ये जो त्रिविम समानता है, ये फर्दर दो भागों में डिवाइड है बेटा। और वो दो भाग क्या है बेटा, एक तो है आपका संरूपण और दूसरा है आपका विन्यास समानता। ठीक है, संरूपण को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं कन्फर्मर। क्या बोलते हैं, कन्फर्मर। विन्यास समानता को क्या बोलेंगे बेटा, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। एक बार के लिए लिख रहे हैं। विन्यास समानता फिर से दो भागों में डिवाइड है बेटा, और वो दो भाग क्या है हमारे लिए, वो दो भाग है हमारे लिए ज्यामितीय समानता और दूसरा है हमारे लिए प्रकाशीय समानता। ठीक है, एक ज्यामितीय समानता, दूसरा प्रकाशीय समानता। ज्यामितीय को बोलते हैं बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और प्रकाशीय को बोलते हैं बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्यामितीय समानता और प्रकाशीय समानता। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा समयावता का विवरण है। समयावता में एक तो है हमारा संरचनात्मक समयावता, एक है बेटा हमारा त्रिविम समयावता। त्रिविम में कौन सा है बेटा, संरूपण, विन्यास समयावता। विन्यास के फिर से दो प्रकार है, ज्यामितीय और प्रकाशीय समयावता। अब बात को समझना आप, ये अपने आप में 4 चैप्टर है बेटा, ये अपने आप में 4 चैप्टर है, डरने की बात नहीं है, छोटे छोटे से चैप्टर है। ठीक है ना। पहला चैप्टर कौन सा है, इधर ध्यान दो। पहला चैप्टर है हमारा संरचनात्मक समानता, पहला चैप्टर है, जिसके अपन अंदर पढ़ेंगे श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक समूह, वलय श्रृंखला, मध्यावता, चलायता। बिल्कुल लल्लू है, एकदम लल्लू टाइप का टॉपिक है, यूं ही कर लेते हैं बच्चे, आसानी से सीख जाते हैं, कोई डर वाली बात नहीं है। मतलब ये गधे से गधे बच्चों को भी समझ में आ जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी ऐसा बोलना पड़ रहा है, मतलब जिसकी इच्छा नहीं है ना, जो जबरदस्ती पढ़ना ही नहीं चाह रहा, जबरदस्ती भेजा गया है उसको, ले पढ़ ले यार, वो भी सीख जाता है इसको। ठीक है ना। त्रिविम समानता की बात करूं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो इसमें एक टॉपिक बनता है अपना संरूपण, ये एक चैप्टर है अपने लिए। एक अपने लिए बनता है ज्यामितीय समानता, ये एक और चैप्टर है अपने लिए। और एक बनता है अपना प्रकाशीय समानता, ये अपने लिए एक और चैप्टर है। ठीक है, ज्यामितीय समानता बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। संरूपण समानता थोड़ा सा लॉजिकल है ना, लेकिन आसान है। एक डायग्राम बनाऊंगा, एक मॉलिक्यूल का मैं लेके आऊँगा स्ट्रक्चर, उसी से पूरा समझा दूंगा आपको। प्रकाशीय समानता ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब सबसे ज़्यादा लॉजिकल है, सबसे ज़्यादा सोचना पड़ेगा इसमें अपने को। ठीक है, प्रकाशीय समानता में तो कितने टॉपिक हो गए अपने अंदर, एक तो संरचनात्मक वाला हो गया, एक संरूपण हो गया, एक ज्यामितीय हो गया और एक प्रकाशीय समानता हो गया। समानता के अंदर ही 4 टॉपिक में डिवाइड कर लिया। अब इन 4 में से कोई भी 2 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आते आते हैं। इंटीजर के फॉर्म में आ जाएंगे, आपके मल्टीपल के फॉर्म में आ जाएंगे, आपके सिंगल करेक्ट के फॉर्म में आ जाएंगे, किसी भी फॉर्म में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ कंबाइन करके पूछ ले, लेकिन 2 क्वेश्चन तो संभव है, आएंगे, यानी कि 8 नंबर से ज़्यादा का टॉपिक है ये। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, सिंपल है कि नहीं है। अब सबसे पहले अपन बिना टाइम वेस्ट करते हुए, ये आप पोज करके पूरा नोट डाउन कर लेना बेटा, अपन चालू करते हैं सीधे सीधे संरचनात्मक समानता। बात समझ में आ रही है आपको। संरचनात्मक समानता के बारे में बात करेंगे। समानता की परिभाषा तो बेटा अपन ने सीख ही ली है कि समानता क्या होता है। समानता की परिभाषा तो अपन ने सीख ली कि 2 भिन्न यौगिक जिनका अनुसूत्र समान होता है वो समानता होते हैं। अब उसी में थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है, थोड़ा थोड़ा सा परिभाषा में चेंज करते जाएंगे और हमारी नई नई परिभाषा निकलती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको। चलो हेडिंग लगाएंगे सभी बच्चे, संरचनात्मक समानता। अब देखो नाम से क्या पता चल रहा है, संरचनात्मक समानता में संरचनाएं भिन्न होंगी। ठीक है, समानता है 2 भिन्न यौगिक जिनका अनुसूत्र समान होता है, ये बात तो सिंपल है। अब इसमें क्या भिन्न होगी बेटा, संरचनाएं भिन्न होगी। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, सीधे सीधे 2 या 2 से अधिक यौगिक, 2 या 2 से अधिक भिन्न यौगिक जिनका अनुसूत्र समान होगा, लेकिन परमाणु या समूह के जुड़ने की विधि भिन्न होगी।
लेकिन परमाणु या समूह के जुड़ने की विधि क्या होगी बेटा, भिन्न होगी, उसकी वजह से संरचनाएं भिन्न होगी, तो उन समावयवियों को क्या कहेंगे, संरचनात्मक समावयवी कहेंगे। सिंपल सी परिभाषा, अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझा देंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले फटाफट से परिभाषा नोट डाउन कर लो, ठीक है, जिससे अपने दिमाग में एक चीज तो फिट हो जाएगी, हाँ भाई बात क्या कहना चाह रहा है। आधी परिभाषा तो अपने को याद ही हो जानी चाहिए, दो या दो से अधिक भिन्न यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है, लेकिन परमाणु या समूहों के जुड़ने की विधि भिन्न होती है, उन्हें संरचनात्मक समावयवी कहते हैं। वही अपना एग्जाम्पल आपको पता ही है, अभी लिया था C2H6O वाला, ठीक है। एक बार तो मैंने यहाँ पर CH3CH2OH के रूप में इसको बना दिया, और एक बार मैंने आपको CH3OCH3 के रूप में बना दिया। दोनों के दोनों का अणुसूत्र क्या है, समान है, दोनों भिन्न यौगिक है, दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं। आप यहाँ पे देखो, इस ऑक्सीजन के जुड़ने की विधि इन दोनों कार्बन के साथ भिन्न है यार, ठीक है। ये कार्बन कार्बन ऑक्सीजन अलग तरीके से जुड़े हुए हैं, ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। दोनों के जुड़ने की विधि कैसी है, भिन्न है, और भिन्न होने की वजह से संरचना कैसी आ रही है, भिन्न आ रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे यार, बोलते नहीं हो यार, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बेटा, संरचनात्मक समावयवी हो जाएंगे। बात सिंपल है कि नहीं है, दोनों के जुड़ने की विधि अलग अलग है, क्या हो गए, संरचनात्मक समावयवी हो गए। जिस तरह से अपन ने संरचनात्मक समावयवी की परिभाषा पढ़ी है, त्रिविम की भी यही पढ़ लेते हैं, और फिर संरचनात्मक और त्रिविम को एक एग्जाम्पल और लेके दोनों को भिन्न करके देख लेंगे कि संरचनात्मक और त्रिविम में अंतर क्या है। तो नेक्स्ट परिभाषा जो आपके लिए लिखने जा रहा हूं बेटा, वो किसकी है, त्रिविम समावयवता की। त्रिविम समावयवता पोस्ट करके नोट डाउन कर लिया करो, समय खराब नहीं होता उससे। त्रिविम समावयवता की बात कर रहे हैं बेटा, स्टीरियो आइसोमर की बात कर रहे हैं। पहले तो समावयवता पीछे जुड़ा हुआ है, यानी कि आधी परिभाषा तो आपको पता है, दो या दो से अधिक भिन्न यौगिक जिनका कि अणुसूत्र समान होता है। लेकिन यहाँ पर त्रिविम की बात हुई है, यहाँ पर और क्या सेम होगा बेटा, यहाँ पर संरचना भी सेम होगी। अगर संरचना भिन्न हो गई तो वो कौन से वाले हो जाएंगे, संरचनात्मक समावयवी हो जाएंगे। यानी कि हमें तो त्रिविम समावयवता की बात करनी है, संरचनात्मक की तो ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं। त्रिविम में क्या क्या सेम होगा, अणुसूत्र भी समान होगा बेटा, और संरचना भी समान होगी। दो या दो से अधिक भिन्न यौगिक जिनकी क्या क्या सेम होती है बेटा, अणुसूत्र भी सेम होते हैं और संरचना भी सेम होती है। लेकिन जब मैं त्रिविम मतलब 3D में परमाणु या समूह के ओरिएंटेशन को देखता हूं, परमाणु या समूह के जुड़ने की विधि को देखता हूं, तो वो भिन्न आती है बेटा। उसके कारण ये क्या कहलाते हैं, त्रिविम समावयवता कहलाते हैं। देखते हैं परिभाषा क्या है, फिर एक एग्जांपल लेंगे जिससे दोनों को अपन अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे। परिभाषा क्या है अपने लिए, पहले तो वही परिभाषा, दो या दो से अधिक। मैं ये परिभाषा इसलिए बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए और साथ के साथ आपको अंतर भी समझ में आने लग जाए। दो या दो से अधिक भिन्न यौगिक जिनका क्या क्या सेम होता है यार, जिनका अणुसूत्र एवं संरचना दोनों समान होते हैं, किंतु परमाणु या समूहों के जुड़ने की विधि त्रिविमीय में भिन्न होती है। त्रिविमीय बोल लो या आकाशीय बोल लो। आकाशीय जब मैं उन परमाणु या समूहों को देखूंगा तो दोनों के दोनों में जुड़ तो सेम तरीके से रहेंगे, लेकिन जब मैं उसको त्रिविमीय नजर से देखूंगा तो त्रिविमीय में वो कैसे नजर आएंगे, मुझे भिन्न नजर आएंगे बेटा।
ठीक है ना। एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन, उस एग्जाम्पल से संरचनात्मक और त्रिविम को भिन्न करने की कोशिश करते हैं कि संरचनात्मक और त्रिविम अलग अलग कैसे हैं। तो यहाँ पर मैं संरचनात्मक वाला मिटा रहा हूँ बेटा, और एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिससे आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि संरचनात्मक और त्रिविम समावता में अंतर क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सी सफाई कर लेते हैं बोर्ड की। तो यहाँ पे उदाहरण ले रहा हूँ बेटा, उदाहरण में क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन द्विबंध, कार्बन 2 क्लोरीन यहाँ लगा दिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दिए बेटा। एक बार मैंने 2 कार्बन लिए, 2 क्लोरीन इस तरह से लगा दिए, 2 हाइड्रोजन इस प्रकार से लगा दिए बेटा। एक बार मैंने कार्बन द्विबंध कार्बन लिया, 1 क्लोरीन इधर लगाया, 1 क्लोरीन इधर लगाया, 1 हाइड्रोजन इधर लगाया, 1 हाइड्रोजन इधर लगाया। इसको बेटा ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, ठीक है। ए बी सी 3 यौगिक ले रखे मैंने। अब मैं इनमें किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, इसमें बात कर रहा हूँ मैं कि कौन से त्रिविम समावयवी होंगे और कौन से संरचनात्मक होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ए का बी के साथ रिश्ता क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं ए का सी के साथ रिश्ता क्या है, और मैं आपसे पूछूं बी का सी के साथ रिश्ता क्या है, रिश्ते से मेरा मतलब है कि ए बी के साथ संरचनात्मक समावयवी है या फिर त्रिविम समावयवी है। ए सी के साथ त्रिविम है या संरचनात्मक है, बी सी के साथ त्रिविम है या संरचनात्मक है, ये हमें क्लियर करना है। ये तो हमें पता है कि ये तीनों क्या है, एक दूसरे के समावयवी हैं। ये भी कैसे हैं, ये भी मैं प्रूव करूंगा आपको। यहाँ पर अगर मैं ए और बी की बात करूँ, ए और बी में आप देखो दोनों का अणुसूत्र समान है क्या। सबसे पहली नजर तो अपनी इस बात पे होनी चाहिए कि दोनों का अणुसूत्र समान है क्या। दोनों में कार्बन की संख्या 2 है, दोनों में क्लोरीन की संख्या 2 है, दोनों में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, दोनों में एक द्विबंध आ रहा है, यानी कि सब कुछ सेम है, यानी कि अणुसूत्र कैसा है बेटा, समान है। अब अणुसूत्र समान है, हमें क्या देखना है, क्या ये दोनों भिन्न यौगिक है। बिल्कुल भिन्न है यार, एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, यहाँ पे अलग अलग कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। आप इन दोनों का आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो दोनों का आईयूपीएसी नाम कैसा आएगा, अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा। ध्यान से देखो, एक कार्बन पे 2 क्लोरीन, अलग अलग क्लोरीन, यानी कि परमाणुओं के जुड़ने की विधि ए और बी में कैसी आ रही है बेटा, अलग अलग आ रही है। ए में अलग तरीके से परमाणु जुड़ रहे हैं, बी में अलग तरीके से परमाणु जुड़ रहे हैं। और जब परमाणु या समूह के जुड़ने की विधि अलग अलग होती है तो उनको क्या बोला जाता है बेटा, संरचनात्मक समावयवी बोला जाता है। तो यानी कि ए का जो बी के साथ रिश्ता है वो कैसा है बेटा, संरचनात्मक है। ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं, कौन से वाले, संरचनात्मक वाले। अब ए का सी के साथ पूछा बेटा, तो ए को और सी को देखो, ए ये रहा, सी ये रहा, इसमें देखो क्या दोनों का अणुसूत्र समान है। आपको देखते पता चल रहा होगा दोनों का अणुसूत्र समान है, 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, एक द्विबंध है, दोनों में ही है वो। तो इस कार्बन पे देखूंगा तो एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन है, इसमें अलग अलग कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, दोनों का आईयूपीएसी नाम अलग है, दोनों में परमाणुओं के जुड़ने की विधि कैसी है बेटा, अलग अलग है। यानी कि ए का सी के साथ रिश्ता कैसा है, अगेन संरचनात्मक है। अब बी और सी की बात करते हैं बेटा, बी और सी में आप गौर करके देखो, बी में क्या है और सी में क्या है, दोनों का अणुसूत्र तो समान है, द्विबंध द्विबंध, दोनों हाइड्रोजन क्लोरीन सब सेम आ रहे हैं। इस कार्बन पे भी एक क्लोरीन हाइड्रोजन, इस कार्बन पे भी एक क्लोरीन हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन, यानी कि परमाणुओं के जुड़ने की विधि भी अब कैसी आ गई, सेम आ गई। मैं कह रहा हूं मान के चलो ये बी और सी क्या है, समावयवी है। अब मुझे प्रूफ करना है आपको कि बी और सी समावयवी क्यों है, मुझे प्रूफ करना है आपको कि बी और सी संरचनात्मक क्यों नहीं है, मुझे प्रूफ करना है आपको कि बी और सी क्यों त्रिविम समावयवी है। तो कर लेते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए। आओ, इस कार्बन की बात करूँ तो ये कार्बन का संकरण sp2 है, इस कार्बन की बात करूँ तो इस कार्बन का संकरण sp2 है। अगर मैं इस कार्बन और क्लोरीन में आपसे पूछूं कि कार्बन और क्लोरीन में अधिक विद्युत ऋणी कौन है, तो क्लोरीन बोलोगे आप। तो बताओ जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो किसकी तरफ होगा बेटा, क्लोरीन की तरफ होगा। इसी तरह से इस कार्बन इस क्लोरीन में भी द्विध्रुव आघूर्ण किसकी तरफ होगा, इस क्लोरीन की तरफ होगा। द्विध्रुव आघूर्ण मतलब डायपोल मोमेंट, दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि नेट द्विध्रुव आघूर्ण किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। यानी कि इसमें द्विध्रुव आघूर्ण कैसा आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होगा, द्विध्रुव आघूर्ण होगा। बात समझ में आती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा इस कार्बन क्लोरीन में अधिक विद्युत ऋणी क्लोरीन है तो इसकी तरफ होगा, यहाँ पर इसकी तरफ होगा। और देखो दोनों अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण कैसा आ रहा है, जीरो आ रहा है, जबकि यहाँ पर कैसा आ रहा है बेटा, नॉन जीरो आ रहा है। यानी कि दोनों का द्विध्रुव आघूर्ण अलग अलग है। और द्विध्रुव आघूर्ण जो यौगिक के लिए होता है वो उसका भौतिकी गुणधर्म होता है, और इन दोनों के भौतिकी गुणधर्म कैसे आ रहे हैं, भिन्न आ रहे हैं। और मैंने आपसे बोला था कम से कम एक भौतिकी या रासायनिक गुणधर्म आप भिन्न कर दो तो मैं मान लूंगा कि यार ये समावयवी है। तो मैंने एक कर दिया, द्विध्रुव आघूर्ण अलग है। और द्विध्रुव आघूर्ण से ही क्या जुड़ा हुआ होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु जुड़ा होता है, इसका क्वथनांक बिंदु कम आएगा, इसका क्वथनांक बिंदु ज्यादा आएगा, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है।
अपन को उतना भी नहीं जाना, आपने तो ये देख लिया कि हाँ इन दोनों के दो अगुण अलग है, एक भौतिक गुणधर्म अलग हो गया, दोनों का अणुसूत्र समान है, यानी कि दोनों समावेवी है, इसकी एक बात तो सही हो गई। संरचनात्मक नहीं है क्योंकि दोनों में जुड़ने की विधि सेम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूंगा बेटा इन दोनों क्लोरीन के बीच की दूरी, या हाइड्रोजन ले लेते हैं, उधर ज़्यादा कचरा हो जाएगा, इन दोनों हाइड्रोजन की दूरी को अगर मैं नापूंगा तो यहाँ पर ये दूरी जो आ रही है मान लो L1 है, और यहाँ पे इन दोनों हाइड्रोजन की दूरी को नापूंगा तो ये कितनी आ रही है बेटा, L2 आ रही है। और आपको साफ साफ बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा कि L1 जो है हमारा L2 के बराबर नहीं आ रहा है। यानी कि जब मैंने इसको आकाशीय दूरी देखी, त्रिविमीय में देखा, तो आकाशीय दूरी कैसी आ रही है, इनकी अलग अलग आ रही है। यानी कि ये कैसे हैं बेटा, इनमें अणुसूत्र भी समान है, इसमें संरचना भी समान है, और ये समावेवी भी है। तो हमारे पास एक ही बचा, वो क्या बचा, त्रिविम समावेवी। बी और सी का रिश्ता क्या है बेटा, बी और सी का रिश्ता है आपका त्रिविम समावेवी का। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, नहीं तो फिर कोई और समझा भी नहीं सकता। संरचनात्मक और त्रिविम समावेवी सिंपल है यार, ए बी का, ए सी का, बी सी का रिश्ता बता दिया मैंने आपको, बता दिया संरचनात्मक क्या होता है, त्रिविम क्या होता है। अब अपन पहला कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा संरचनात्मक वाला डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारे उसके डिस्कस करेंगे, श्रृंखला, स्थिति, वलय श्रृंखला, क्रियात्मक समूह, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद अपन त्रिविम की तरफ मूव करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ तक आप पहले नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं। तो बेटा आपको मैंने संरचनात्मक समावता पढ़ा दिया, त्रिविम समावता पढ़ा दिया, ठीक है ना, कि संरचनात्मक क्या होता है, त्रिविम क्या होता है, समावता के बारे में अपन ने डिस्कशन किया, समावता की विशेषताओं के बारे में अपन ने डिस्कशन किया। आप लोग घर जाके एक बार अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में से सारी चीज़ें छानेंगे, ठीक है। और आप लोग जो मैं आपको बोला संरचनात्मक समावता में मैं श्रृंखला और क्रियात्मक समूह और ये सब पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन उन सब की बातें करेंगे। आप एक बार घर से रिवाइज करके आओ, थोड़ा मैंने आपको आइडिया दिया है, आपका दिमाग खुला होगा, अब खुद आप जाके एक बार ट्राई मारोगे तो आपको और जल्दी से चीज़ें ग्रैब होगी, ठीक है ना। इसलिए मैं अगले लेक्चर में उन सब चीज़ों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।